क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, a customer has been ordering 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 columns per order. Underline this, 18,000 columns per order. एक कस्टमर है, वो अपने से साल का 90,000 यूनिट्स खरीदता है, बराबर। हाँ, लेकिन 90,000 वो कैसे परचेज कर रहा है? एक बार में नहीं, 18,000 यूनिट्स के ऑर्डर एक बार में देगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, अंडरलाइन दिस, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है। कंप्राइजेस ऑफ, कंप्राइजेस मतलब उसमें क्या क्या है, इंक्लूड्स 2,120 रुपीज फॉर मटेरियल, 60 रुपीज फॉर लेबर एंड 20 रुपीज फॉर, कितना आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,200, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2,200। वैसे अपने को इसका करना क्या है, 2,200 कैरी कॉस्ट जब निकालना होगा ना, परसेंटेज दिया होगा, तो इट विल बी अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो। तो 2,200 रुपए में एक यूनिट बन रहा है, तो उतने पैसे भी तो चाहिए अपने को, तो कहीं ना कहीं से तो लाएंगे हम लोग लोन लेके, और उसमें इंटरेस्ट जो लग रहा है उसमें लिखा हुआ है 5%, तो आपको सी मिल जाएगा। हाँ, 110 और 1,500 रुपये लगता है सेटअप के लिए, 18,000 कॉलम का सेटअप के लिए। वैसे 18,000 कॉलम तो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, जरूरी नहीं कि कस्टमर जितना ऑर्डर करे हमको एक बार में उतना ही बनाना चाहिए। अगर उसने 18,000 यूनिट्स ऑर्डर किए और आपका ईबीक्यू 6,000 आता है मान लो, तो आपको पूरे 18,000 एक साथ मत बनाओ, फिर 6,000 करके बनाओ, है ना। देखते जरा क्या पूछ रहे लोग। You have to find out the most economic production run, that is EBQ, and then calculate the extra cost that company is incurring due to processing of 18,000 columns in a batch instead of EBQ, right। इधर भी वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर किसी को आंसर नहीं आया होगा बी पार्ट वाला, तो यहाँ देख लेते हैं। अंडरस्टूड? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ईबीक्यू ढूंढना है। ईबीक्यू के लिए आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए अपने को ईबीक्यू के लिए। एनुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट। रिक्वायर्ड पार्ट 1 ईबीक्यू, टू इंटू ए इंटू एस अपॉन सी। सी निकालना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए अपने को चाहिए पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड, क्या आएगा कॉस्ट ऑफ 2120 60 एंड 20, यही है ना। सबको ऐड किया तो हाँ। और इसके ऊपर अप्लाई करने का 5%, तो ये मिल गया आपका कैरिंग कॉस्ट 110 रुपये। कितने साल में कितने का ऑर्डर देता है ये एनुअल? 90,000। एक सेटअप में कितना खर्चा होता है? 1,500। डिवाइड बाय 110, कितना बोलो? 1566, तो 67 कर दें। एक बार में आपको इतना ही बनाना चाहिए,
कि कंपनी अभी 18,000 प्रोड्यूस कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अच्छा, इस पे कितनी बैचेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ बैचेस? $90,000 डिवाइड बाय 1567, 57, राउंड ऑफ करके बोल रहे हो? चलो, दिस वाज द फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट, जहाँ पे इनको सिर्फ बैच साइज चाहिए था, मिल गया वो। फिर बाद में ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग बैच साइज फॉलो नहीं कर रहे ना, ईओक्यू ईबीक्यू, तो उससे हमारा कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट। दो खर्चे होते हैं ना जो बैच पे डिपेंड करते हैं। आपका बैच साइज कम ज़्यादा होगा तो ये खर्चे चेंज होंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट। ये आपको दो लेवल्स पे निकालना है। एट ईबीक्यू और एट 6,000 ना, सॉरी 18,000, पिछले क्वेश्चन में था 6। चलो पहले जरा फटाफट नंबर ऑफ बैचेस लिख लो। अगर आप इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो साल में कितनी बैचेस बनानी पड़ेंगी। ईबीक्यू पे तो निकाला है हमने 57 बैचेस, और अगर एक बार में 18,000 यूनिट बनाए तो टोटल 90,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं साल में। एक बार में 18,000 बना रहे हैं तो 5 बैच तो कम से कम लगेगी आपको, 5 बार सेटअप का खर्चा भी होगा। लेट्स फाइंड आउट टोटल सेटअप कॉस्ट। क्या है सेटअप खर्चे का रेट, क्या एट द रेट 1,500 रुपीज पर सेटअप। 57 इंटू 1,500, 85,500। और ये तो काफी कम खर्चे में काम हो जा रहा है, सिर्फ 7,500 में। अच्छा है ना, फिर तो बल्क में प्रोड्यूस करना। और इतना ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो कितने पैसे चाहिए वो भी देख लो फिर। और उतना पैसा मार्केट से लाना मतलब 5% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। वी कॉल इट कैरिंग कॉस्ट। बोलो जरा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। यस, ईबीक्यू इन द सेंस जितना आप एक बार में खरीद रहे हो उसका आधा, एवरेज उसके पास का आधा आपके पास रहेगा। तो अगर हम ईबीक्यू फॉलो कर रहे हैं तो हम एक बार में कितना खरीद रहे हैं, 1567 ना। हाँ, उसका आधा करो इंटू 110, 86, 185। वैसे ऊपर अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो सेटअप कॉस्ट वो तो अलग लग रहा है, दिख रहा है आपको डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, वो शुड बी सेम, डेसिमल्स की वजह से, की वजह से। हाँ, चलो एक यहाँ पे भी अभी 18,000 के लिए भी निकालते हैं। 18,000 एक बार में मंगाओगे, बनाते हो, तो उसका आधा आपके पास गोडाउन में रहेगा, और उसके ऊपर आपको 110 रुपये का खर्चा करना होगा। 9,90,000, क्या बात है, क्या लैक्स में, बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया फिर तो। अभी एक ये खर्चा और एक ये खर्चा, दोनों को ऐड करो।
9 लाख। कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ये लोग ईबीक्यू ना फॉलो करके, इतना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है देखो। $871, $825, $815। कंपनी करंटली इतना एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, वाई? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग ईबीक्यू। यही काम है ना तुमको पिछले क्वेश्चन में भी करना था, वहां पे 6,000 दिया, तो आप 6,000 के हिसाब से नंबर ऑफ बैचेस निकालोगे और अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट द कैरिंग कॉस्ट और उसका टोटल निकाल के डिस्काउंट। चलो इसे डन। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी 11th हो गया, 10th ही होमवर्क था ना। ओके 9 बाकी होगा। 8th होमवर्क दिया था मैंने। 7th वॉज ऑल्सो डन नो, पेंट वाला क्वेश्चन था वो। उसके बाद 5th और 6th तो सबसे पहले ही किया था हमने। 4th बाकी होगा, थर्ड एंड सेकेंड। ठीक है चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 3, अर्नव कन्फेक्शनर्स owns the bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins, etc. AC used to bake at most 50 items of 50 units of any item at a time. At most लिखा हुआ है, मतलब एक बार में ज्यादा से ज्यादा, यस 50 आइटम 50 यूनिट से ज्यादा ये लोग कोई भी प्रोडक्ट एक बार में 50 से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, चाहे वो पेस्ट्री हो, चाहे केक हो, चाहे मफिन हो। The maximum batch size is 50. A customer has given an order for 600 muffins. बद्दे बद्दे रहेगा उसका, काटना होगा गरीबों में। 600 मफिन मंगवाया। अब इनकी पॉलिसी है कि एक बार में 50 से ज़्यादा तो बनाते नहीं है लोग, तो कितनी बैचेस प्रोड्यूस करनी होंगी इनको? 12 बैचेस, 600 डिवाइड बाय 50, राइट? To process a batch of 50 muffins, then a batch, एक बैच प्रोड्यूस करने में मतलब 50 यूनिट बनाने में द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। समझा आपको? एक बैच जब प्रोड्यूस करेंगे ना, उसमें 500 रुपए का मटेरियल लगता है, 50 रुपए मजदूरी और 150 रुपए अपना जाता है ओवन सेटअप में। ओवन सेटअप इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, लिख दो। ओवन सेटअप कॉस्ट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि जितनी बैच बनाओगे उतनी बार ये खर्चा होगा, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ बैचेस प्रोडक्शन। गर्म पानी पी, गर्म पानी। ओके एसी अब्सॉर्ब्स, ये ध्यान देना भी, एसी अब्सॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट अ रेट ऑफ यस, अंडरलाइन दिस। इन्होंने इजी कर दिया अपना काम। कैसे इजी कर दिया? एब्जॉर्प्शन रेट बता दी कि आपको जितना आप वेजेस यूज करोगे बैच में, उसका 20% और एक्स्ट्रा ऐड कर लेने का, तो सीधा सीधा बता ही दिया इन्होंने। अगर ये एब्जॉर्प्शन रेट नहीं दिया होता और डिपार्टमेंट का डेटा देके रखते हैं, तो अपने को एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढनी होती और फिर हम लोग
अपना अब्जॉर्प्शन रेट ढूंढ के इधर अब्जॉर्ब करते हैं, पर यहाँ अपना काम ईजी है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आप ऐड कर लोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड, समझ में आ रहा है आपको? जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसमें 10% और ऐड कर लेने का। तो इन्होंने एडमिन एसएनडी का भी अब्जॉर्प्शन रेट दे दिया 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 10% ऑफ, यस, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी फिर। और उसके बाद एसी रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल, तो सेल 100, प्रॉफिट 25, कॉस्ट 75 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600 माफिन। कैसे मिलेगी सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस हमेशा कैसे आती है? अगर कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर, आपके पास अलग अलग टाइप के खर्चे हैं, यू हैव गॉट मटेरियल, यू हैव गॉट लेबर, उसके बाद यू हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपके पास है फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिर है एडमिन सेलिंग ओवरहेड, सब ऐड करके टोटल कॉस्ट मिलेगा। फिर उसमें आप ऐड करोगे प्रॉफिट, सेल आ जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो यू विल गेट सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन आपको जो खर्चे दिए हुए ना वो पर बैच दिए हुए, तो हम दो कॉलम बना देंगे, एक पर बैच और एक टोटल। इज दैट क्लियर? चलो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बैच कॉस्ट शीट। अमाउंट के दो कॉलम चाहिए अपने को, वन कॉलम फॉर पर बैच, और दूसरा टोटल। टोटल बोला मतलब हाउ मेनी बैचेस? 12 बैच, इंटू 12 करने का। चलो डन, रेडी, फॉर्मेट शुरू करते हैं। पहला खर्चा बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, एक बैच में कितना मटेरियल लगता है? 500 रुपये का। ऐसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर लिख दो। डायरेक्ट वेजेस 50 पर बैच बराबर, प्लस अवन सेटअप कॉस्ट 150 पर बैच, ये क्या मिलेगा? यस, प्राइम कॉस्ट में यू विल ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्जॉर्ब लिखने का, क्या लिखने का? प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्जॉर्ब करना है, तो फिर रेट भी मालूम होनी चाहिए। इट इज 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वेजेस मालूम है ना? 50 रुपए का 20% कितना हो गया? 10 रुपए। पचास का 20% यही हो ना? 600 कैसे? अगर टोटल बोल रहा था, टोटल भी कैसे 600 होगा? जस्टिफाई कर।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद यू विल ऐड एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एडमिन एस&डी ओवरहेड्स। जैसे इसका क्या रेट है, 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है अपना, ये तो 300 कितना 700 है ना, 700 प्लस 10, 710, 71 रुपी, 780 टोटल कॉस्ट। प्लस प्रॉफिट, वन जीरो फोर 1.33 में एक बैच बेचनी है, मतलब 50 मफिन। पर मफिन क्या सेलिंग प्राइस है, 260। इतना महंगा, सब प्रॉफिट बोल रहे हैं। मैं सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ, मतलब इतना महंगा मफिन कौन बेच रहा 20.83। इधर भी यही आएगा वो, पर यूनिट तो वही आने वाला है। उधर खर्चा 12 बैच का है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी टोटल 12 बैचेस, इंटू 12 करके बाजू वाला कॉलम रेडी कर दो। हो गया ना कंप्लीट, नहीं आएगा ना पर यूनिट लिखा हुआ है। अब आंसर 6 लाख की यूनिट्स के भी क्यों ना निकालो, लास्ट में क्या करना है, पर तो डिवाइड करके तो एक यूनिट का सेम है। सब इज डन, सबके आंसर हो गए लिख के। बैच कॉस्ट शीट बनानी थी, पर यहाँ पे इन्होंने एक काम थोड़ा सा ज़्यादा इजी कर दिया अपना, ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन रेट दे दी थी, बता ही दिया कि कितना ऐड करना है। क्वेश्चन में दिमाग कब लगाना होगा, जब आपको खुद एब्जॉर्प्शन रेट यस निकालनी होगी। चलो देखते हैं जरा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2,
अथर्वा फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट। प्रोड्यूस्ड, क्या जरूरत है ये लिखने की, बताने की इनको कि हम एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं? जो बनाना है बनाओ, क्योंकि बैचेस हमेशा यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स की बनती है। तो अगर यहाँ पे 30 लोग बैठे हुए तो 30 इंटर वाले ही होंगे। मैं इंटर, फाउंडेशन और बीकॉम सबको साथ में बैठा के नहीं पढ़ा सकता, वो बैच बन ही नहीं सकती। बैच किसकी बनाते हैं? यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, राइट। एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट्स पर वीक ऑफ 48 आवर्स। कैपेसिटी का मतलब समझते हो? कैपेसिटी मतलब आप इतना बना सकते हो, डजंट मीन कि आप इतना बना रहे हो, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइज करना अपने हाथ में, कैपेसिटी अलग है और उसको यूटिलाइज करना वो अलग बात है, वो अपने हाथ में। चलो आगे रीड करते हैं। एक हफ्ते में लोग कितने घंटे काम कर सकते हैं और 48 आवर्स में कितना यूनिट बना सकते हैं? 3000। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वीक्स। तो पिछले 3 हफ्ते का डेटा देके रखा है इन्होंने, पिछले 3 हफ्ते में जो हुआ है। फर्स्ट वीक में वी हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 1200 यूनिट्स, सेकेंड वीक में 1600, थर्ड वीक में 1800। डायरेक्ट मटेरियल 9000, 12000 एंड मटेरियल देखो दे दिया। एक एक वीक में जो आप बैचेस में बना रहे हो ना गुड्स, जैसे वीक 1 में हमने कितने यूनिट्स बनाए? 1200 यूनिट, राइट। वीक 2 में 1600, वीक 3 में उसको बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगा ये दिया हुआ है अपने को, यस। उसको बनाने में कितना वेजेस का खर्चा हुआ ये भी दिया हुआ है, यस। मैंने क्या बोला था, जब आप बैच कॉस्ट शीट बनाते हो तो मटेरियल एंड लेबर आर रिकॉर्डेड एट एक्चुअल, वो दिया होता है कि इस बैच में कितना लग रहा है, और वो एस्टिमेट करना बहुत ईजी है क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चे है। फिर आपको दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना उधर लिख दो अब्सॉर्ब, दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज, कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या एक एक वीक के लिए, एक एक बैच के लिए नहीं होता है, वो हर बैच में अब्सॉर्ब करना होता है, दिया हुआ है। चलो आगे रीड करते हैं। Assuming that the company charges a profit of 20% on selling price, find out the selling price per unit when the weekly output is 2000 units. तो आपको क्या बोला है, वापस से एक कॉस्ट शीट बनाओ, लेकिन कितने यूनिट्स के लिए? 2000 के लिए, समझा आपको? और उसका सेलिंग प्राइस निकाल के लिए कितना प्रॉफिट ऐड करना उस पर? 20, ठीक। तो अभी आप ये बता सकते हो कि 2000 यूनिट्स बनाने में कितना मटेरियल लगेगा? आपके सामने पिछले 3 हफ्ते का डेटा है, वो थोड़ा देखो, उसमें रिसर्च करो, देखो उस पर रिलेशन मिलेगा आपको। 15,000, अच्छा कैसे? वेरिएबल है, पहचाना, कैसे पहचाना? पर यूनिट निकालने का, क्या करने का? पर यूनिट निकाल के देखो, 9,000 डिवाइड बाय 1200, 7.5 रुपीज एक यूनिट को बनाने में, 7.5। अगले हफ्ते आपने 1600 यूनिट बनाए तो खर्चा 12,000 हुआ, फिर से डिवाइड करके देखो। मतलब आप कितने भी यूनिट्स बनाओ, ज्यादा बनाओगे तो खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन हर यूनिट के अंदर तो आप जितने बनाते हो इंटू 7.5, और पर यूनिट में कांस्टेंट है, मतलब कौन सा खर्चा हो गया ये? वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब फिक्स नहीं, गलती से वेरिएबल खर्चा भी कांस्टेंट होता है लेकिन पर यूनिट पे, और फिक्स खर्चा कांस्टेंट होता है टोटल बेसिस पीरियड के लिए। फिर वेजेस बताओ, 2000 यूनिट्स के लिए कितना वेजेस लगेगा? 3 रुपीज पर यूनिट बोल रहे हैं ना, तो हर बार देखो डिवाइड करके 3 रुपए ही आएगा। इसका मतलब हम लोग वर्कर्स को एक यूनिट बनाने के लिए 3 रुपए देते हैं। 3 रुपए इंटू इस बार बनाने वाले हो 2000 यूनिट, समझ में आया क्या आपको? तो ये जरूरी है कि पहले आप पहचानो कि खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है।
वेरिएबल कैसे पहचान में आएगा? इफ इट इज कांस्टेंट, इफ इट इज सेम ऑन पर यूनिट बेसिस, ऑन इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. इज दैट क्लियर? अब मुझे ये जानना है कि 2000 यूनिट बनाने में कितना फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा. क्वेश्चन इज दिस. तो आपको लग रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा हमारा फिक्स है? देखो जरा ध्यान से देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे पे तो आपने ऑब्जॉर्व किया हुआ है. डू यू थिंक इट इज फिक्स्ड इन नेचर? दिख रहा है आपको ऐसा? नहीं कि पहले हफ्ते में 31,000, दूसरे हफ्ते में हमने ज्यादा यूनिट्स बनाए तो ज्यादा हो गया, मतलब ये फिक्स तो क्या बोले फिर ये वेरिएबल है? वेरिएबल नहीं है. क्यों? पर यूनिट में सेम नहीं है, पर यूनिट में सेम नहीं है. 31,000 का खर्चा यहाँ पे दिख रहा है और यूनिट्स 1200 है, तो डिवाइड कर लो. ठीक है, ये याद रखना. फिर 33 डिवाइड बाय 1600 अलग क्या है? तो 34,000 डिवाइड बाय 1800 और चेंज हो गया है. तो मतलब ना तो ये टोटल में सेम है, ना तो टोटल में सेम, ना ही पर यूनिट में सेम, तो ना तो ये फिक्स है ना ही वेरिएबल है. इज दैट क्लियर? ये मालूम है अपने को कैसे पहचानते हैं? सबको मालूम है, किया हुआ है कहीं पे? कब किया हुआ है? सर्विस कॉस्टिंग में किया. बराबर रिवाइज किया है? कौन सा क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था, कौन से बिजनेस में था, कौन से बिजनेस में था? उतना नहीं मालूम. कॉस्टशीट में ऐसा तो नहीं रहा होगा ना? नहीं सेमी वेरिएबल था, पर उस सेमी वेरिएबल में आपको हिंट दिया हुआ था कि वो कितना चेंज होगा. यहाँ कोई हिंट नहीं दिया ना, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये तो मालूम पड़ गया कि ये सेमी वेरिएबल, पर ये कैसे मालूम पड़े कि 2000 के लिए कितना होगा? सेमी वेरिएबल है वो तो मालूम पड़ गया, वो पहचान गया, पर अपने को ये कैसे मालूम पड़े कि 2000 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा होगा? वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 2000. चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, सेग्रीगेट करते हैं. ठीक है, याद नहीं है ये? हाँ गलत क्या? कितना याद? मेंटेनेंस नाम का खर्चा, ट्रक वाला बिजनेस. अगर रिवाइज करते एक दो बार तो याद होता है. तो मेंटेनेंस का खर्चा था, किलोमीटर थे 1,34,784 किलोमीटर चल रहे थे एक साल में, तीसरे साल में. ईयर 1 और 2 का खर्चा दिया हुआ था. हाँ हाँ, ईयर 3 में जाना था. ईयर 1 में 1,60,500 किलोमीटर चल रहे थे. कुछ तो याद होना चाहिए ना यार. चलो वहां पे कैसे किया था हमने? सेग्रीगेशन करना होगा. क्या करना होगा? सेग्रीगेशन मतलब इसमें से जो वेरिएबल पार्ट है और जो फिक्स पार्ट है, जो एक साथ मिले हुए दोनों को अलग करना होगा. कैसे करोगे? कौन सा वो मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम क्या है? हाई लो मेथड. कौन सा मेथड था? हाई लो मेथड. मतलब सबसे छोटा नंबर, हाई मतलब सबसे बड़ा नंबर, लो मतलब हाँ. आप वो दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों के यूनिट्स का डिफरेंस निकालो और डिवाइड कर दो. जैसे मान लो हम लोग 1200 यूनिट बना रहे थे तो कितना खर्चा था? 31,000. कितना था? हाँ. पर मुझे ये नहीं मालूम कि इस 31 में कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स. आई डोंट नो. तो मैंने क्या किया, अगले महीने या अगले हफ्ते मान लो 1800 यूनिट बनाए. कितने बनाए? थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा दिया. अगर ये खर्चा टोटली वेरिएबल होगा तो ये अपनी जगह से हिलेगा या नहीं हिलेगा? अगर ये टोटली
वेरिएबल होगा तो ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? यस। टोटली फिक्स होगा तो नहीं हिलेगा, बराबर। लेकिन वेरिएबल में भी कैसे, अगर वो पर यूनिट में सेम होता है तो यहाँ पे भी फिर उतना ही यूनिट से होना चाहिए, वो हमने देखा कि वो उतना नहीं है, बराबर। और अब देखते हैं क्या ये फिक्स है। तो जैसे मैंने 1800 बनाए, तो 1800 यूनिट बनाने के बाद ये खर्चा 31,000 नहीं हुआ, 34,000 हो गया। कितना हो गया? 34,000 हो गया। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे ही मैं 600 यूनिट एक्स्ट्रा बनाता हूं, 600 यूनिट, मेरा खर्चा 3,000 रुपए से बढ़ जाता है। 31,000 के अंदर है ना, दो लोग हैं, वेरिएबल ये दो हैं। मुझे मालूम नहीं कौन कितना है, इनको पहचानना है मुझे। इन दोनों को क्या करना है? अलग करना है। दोनों एक साथ खड़े, और जब तक दोनों एक साथ है मालूम नहीं पड़ेगा इसमें कितना वेरिएबल क्या फिक्स, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अगले हफ्ते और यूनिट्स बनाए, बराबर। हाँ, और मान लो दो लोग यहाँ पे है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट साथ में। और जैसे ही मैं अगले हफ्ते एक्स्ट्रा यूनिट बनाता हूँ, फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह वहीं के वहीं रहेगा, और वेरिएबल कॉस्ट हाँ उसको छोड़ के आगे निकल जाएगा। और मुझे मालूम पड़ेगा कि जो बाहर निकला है, जो आगे बढ़ा है, ये वेरिएबल ही होगा। अगर ज्यादा यूनिट्स बनाने से कोई खर्चा बढ़ रहा है तो 100% वो वेरिएबल ही है, और मैं वेरिएबल को पकड़ लूंगा फिर। समझा? तो जो दूसरा बचा हो क्या है फिर? पड़ गया ना मालूम कि कौन वेरिएबल और कौन। कैसे मालूम किया आपने? एक्स्ट्रा यूनिट्स बना के देखा या कम यूनिट्स बना के देखा। अगर आपके ज्यादा यूनिट्स बनाने से कोई खर्चा बढ़ जाता है, या तो कम यूनिट बनाने से, इसका मतलब वो वेरिएबल है, उसको साइड में हटा दो। और जो दूसरा बचा वो क्या है फिर? फिक्स तो आप पहले नहीं पकड़ सकते, फिक्स अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। वेरिएबल को आप पकड़ सकते हो, तो पहले वेरिएबल को पकड़ लो, फिर जो बचा वो। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? तभी कैसे मालूम पड़ेगा? 600 यूनिट बनाने के लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, तो एक यूनिट के पीछे कितना लगा है? 5 रुपए। तब मुझे मालूम पड़ गया कि जो वेरिएबल खर्चा है ना, ये 5-5 रुपए की स्पीड से बढ़ता है। जितने यूनिट बनाओगे उतना 5-5 रुपए बढ़ेगा। अब आप देख लो, 1800 × 5 कितने हो गए? 9,000 रुपये तो वेरिएबल हो गया। 1800 × 5 टोटल 9,000 रुपये क्या हो गया? 34 में से 9,000 वेरिएबल, बाकी का 25 फिक्स्ड। यही था ना फॉर्मूला। टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। फिर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे कोई भी एक लेवल पे, और जो बचा हुआ खर्चा रहेगा वो फिक्स मालूम पड़ गया फिर। चल, तो एक चीज़ तो मालूम पड़ेगी, तुम रिवाइज तो नहीं कर रहे हो शायद, एक्सेप्ट 1%। गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम लोग, रास्ते पे चल रहे हो ना, एक दिन पूरी तरह। फिर मुझे याद मत कर, लगे रहो मुन्ना भाई का डायलॉग है ना, जगत को। नहीं नहीं देखिए तुमने गांधी जी वाली मूवी? गांधी जी बोलते ना जाते जाते, जिस रास्ते में तुम चलते हो एक दिन बुरी तरह फंसोगे। नहीं ये सीन नहीं मालूम है तुमको? लाइब्रेरी वाला है शायद, झूठ बोलता है ना वो कि मैं ही प्रोफेसर हूँ, और इम्प्रेस करता है गांधी जी के बारे में बातें बता। नहीं मालूम है तुमको? किसने किसने देखी है लगे रहो? देखी है पर इतना याद नहीं है, काफी लोगों ने तो नहीं देखी है। मूवीज में तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। 3-2 देख के आ गए, बिना सिर पैर की मूवी। सरकटा बिना बिना सिर का वो नहीं बोल रहा, बिना सिर पैर मतलब जो मूवी का कोई
हाँ मतलब जबरदस्ती का कुछ भी ऐसा एक कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। चलो एनीवेज, सम मूवीज आर नॉट मेंट फॉर लॉजिक। तुमको डरावनी लगी मूवी ऐसी? मुझे तो हंसी आ रही थी। कॉमेडी, वो कॉमेडी नहीं। लास्ट सीन में ना वो स्त्री को बुला लिया उन्होंने। वो आई, सब लोग चिल्ला रहे थे स्त्री आ गई, स्त्री आ गई, मैं तो हंस रहा हूँ खाली कि उसको जो अटायर दिया था और जो पहनाया था उन्होंने, वो गांव की शादियों में औरतें कैसे एकदम घूंघट डाल के एक देख देख के इतनी हंसी आ रही थी। वो उधर फाइट कुछ थोड़ा थोड़ा डरावना पहना देते यार उसको, कुछ वाइट साड़ी पहना देते हैं। चलो एनीवे सुनो, अगर सच में हॉरर मूवी देखे तो हॉलीवुड की देखो। यहाँ तो हॉरर के नाम पे क्या ही है, वो बिल्ली दिखा देंगे, खिड़की हिलते हुए दिखाएंगे, एक कौवा, वही दिखा दे ना पर्दा। अभी अभी ये सबसे अच्छा है, बच्चे लोग भी नहीं डरते। ये सब उनको मालूम है, बहुत कॉमन हो गया है। कंचना में सारी मूवीज में ऐसे ही है। सारी इंडिया की जितनी भी हॉलीवुड मूवी अपना ये हॉरर मूवी है, हॉलीवुड की मूवीज में देखो, अच्छी है उनकी। तुम्हारा तो 13 तारीख को आने वाली है। आई थॉट साथ में रिलीज होगी। इट इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन 13। इस बार बहुत सारे रिलीज हो रहे, तो नहीं किया 13 को। किसने देखी है, कितने लोग? तुम्बाड़ तुम्बाड़ क्या बात है, खाली 2 लोग हैं। कैसी है? मस्त है, स्टोरी अच्छी है, यूनिक है कुछ। चलो सुनो अभी, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 या 3, क्या है ये? 2। चलो हेडिंग डालो फटाफट। बैच कॉस्ट शीट, हेडिंग डालो बैच कॉस्ट शीट। बैच कॉस्ट शीट फॉर 2000 यूनिट्स। 2000 है ना? फटाफट कॉलम बना दो पर यूनिट एंड टोटल। पहला आइटम आएगा डायरेक्ट मटेरियल, लिखो। डायरेक्ट मटेरियल क्या है पर यूनिट? 7.5। हाँ मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट वेजेस 3 रुपीज। प्राइम कॉस्ट 0.5। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर। और इसके लिए चाहिए अपने को एक
इसके अलावा और कोई ओवरहेड्स तो दिया ही नहीं है ना, है ना? और कोई ओवरहेड्स नहीं है तो फिर ये सीधा अपने को क्या मिल गया फिर, टोटल कॉस्ट। इसमें फटाफट प्रॉफिट ऐड करो और सेलिंग प्राइस निकालो। इससे प्रॉफिट का परसेंटेज होगा आपके पास 20 ऑन व्हाट, ऑन सेल्स, मतलब सेल्स 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80। जहाँ हम लोग लेक्चर में वहाँ बांग्लादेश को पाकिस्तान, बांग्लादेश ने हरा दिया पाकिस्तान को 6 विकेट से। अपडेट भी है, कौन था वो? मतलब मोबाइल यूज किया है तूने? पैसा लो इससे। पहले कब, कल देखा था मैच तभी जीते हो लक्ष्य। चलो फटाफट जरा कॉस्ट शीट बनाओ, कंप्लीट करो। कितना आया सेलिंग प्राइस? 35। तुम बोलोगे सर ओवरहेड मालूम नहीं अभी, निकाला था ना तुमने ओवरहेड्स। कोई बात नहीं, चलो वो भी पहले लिख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, उधर लिख दो। इट इज नाइदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल। इसको अलग करना पड़ेगा, ये तो अपना काम नहीं होगा। सेग्रीगेशन कैसे करने का? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बोलो फॉर्मूला फटाफट। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। ओके, टोटल ओवरहेड्स हाई लो मेथड, मतलब आपको फर्स्ट और आखिरी, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर देखना है। 31 और 34 है ना? हाँ, तो 34 माइनस 31, 3000 का एक्स्ट्रा खर्चा होता है टू प्रोड्यूस हाउ मेनी एक्स्ट्रा यूनिट्स? 600। वो कैसे? 1800। ओके, 5 रुपीज पर यूनिट। तो अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल एट 1200 यूनिट्स, कोई भी ले सकते हो वैसे तो। अगर आप 1200 यूनिट बनाते हो तो 1200 यूनिट इंटू 5 रुपया, कितना? 6000 रुपये वेरिएबल होता है। तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा फिर? 31 है ना इस पे खर्चा अपना, 31 माइनस 6, 25।
what will be our total factory overheads at 2000 units? देखो इसमें जो वेरिएबल पार्ट होगा वो तो जितना यूनिट्स बनाओगे उतना 5 रुपये मल्टीप्लाई कर लो, तो 2000 इंटू 5, वेरिएबल पार्ट इज 10,000 प्लस फिक्स खर्चे को क्या है, नंबर ऑफ यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहीं का वहीं रहेगा, वो 25 का 25 ही रहेगा। तो ये कितने हो गए, 35 है ना। समझ गए। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, पहले भी किया हुआ है, और तभी मैंने बोला था कि ये याद रहना चाहिए, किसी भी चैप्टर में आ सकता है, ये आखिरी बार नहीं आ रहा है, ये आगे भी आ सकता है। चलो इस बार तो छोड़ दिया मैंने, आंसर नहीं आया ना। आज सीधा जरा सबके कमेंट चेक कर, क्यों बोल रहा हूँ ये, अगर बुक भूल गया रहेगा ऐसा कुछ। चलो अब ये 35,000 यहाँ से कॉस्ट शीट के अंदर रखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एक कॉस्ट शीट कंप्लीट करो। ये 21 था ना, ये 56 हो गया, और ये 70 हो गया, फिर 70 को पर यूनिट कन्वर्ट कर लो, 35, 7 रुपये बराबर। समझा। इसमें भी ओवरहेड्स का कैलकुलेशन ही था, बाकी तो सब कुछ। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के अंदर ये ओवरहेड्स ऐसा खर्चा है जो मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन में मेन पार्ट तो उसका ही रहेगा। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो टॉपिक अपन ने किया, तो कहीं ना कहीं फिर पूरे कॉस्टिंग में स्ट्रगल करोगे। तो अगर किसी का व्यू होगा ऐसा कि डिफिकल्ट है ऑप्शन में डालना है, सोचा होगा ऐसा, तो ख्याल यहीं पे यहीं दफना दो। चलो डन, वर्किंग नोट भी हो गया।
क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। रियो लिमिटेड undertakes to supply 1000 units of a component per month for the months of January, February and हाँ, तो इनको 3 महीने का ऑर्डर मिला हुआ है और इनको हर महीना 1000 यूनिट बना के हाँ सप्लाई करना है। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन, हर महीने ये लोग एक बैच बनाते हैं। अगेंस्ट विच मटीरियल्स एंड लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल। ये तो बता रहे कि कैसे कॉस्ट शीट बनानी है। जब भी आप बैच की कॉस्ट शीट बनाओगे तो मटेरियल लेबर तो उतना ही रिकॉर्ड करोगे जितना सच में उसमें लग रहा है, और ओवरहेड्स तो क्या किसी बैच से रिलेटेड नहीं होता, उसको क्या आपको एक रेट लगा के अब्सॉर्ब करना हो, करेक्ट। So material and labor are booked at actual, however overheads are levied, मतलब charged at a rate per labor hour, underline this। ये अच्छी बात है कि इन्होंने आपको एब्जॉर्प्शन रेट बता दिया है। ओवरहेड को कैसे अब्सॉर्ब करना है, लेबर आवर बेसिस। क्या होता है इसका फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन बजटेड लेबर, अंडरस्टूड। पर वो कौन सा डेटा लेने का, बैच का कि ये डिपार्टमेंट का? एक एक बैच के लिए एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकाली जाती, हम ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करते, समझा आपको। हम लोग पूरे डिपार्टमेंट का डेटा लेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, साल के शुरुआत में निकाल देते हैं या महीने की शुरुआत में निकाल, और हर महीने मान लो एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हो शुरू में, तो उस महीने जितने भी जगह पे आप काम करोगे, ये तो चलो एक पार्टी से ऑर्डर आया होगा, ऐसे 10 लोगों से आपको ऑर्डर आए होंगे, महीने भर जहां जहां काम करोगे वो सेम रेट समझा आपको। देखते हैं जरा ये कैसे निकालते हैं एब्जॉर्प्शन। द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच and the overall position for the order of 3000 units। मतलब हर बैच में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और ओवरऑल कितना कमा रहे हैं, मतलब एक कॉलम अपने को फिर टोटल के लिए भी बना। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ, वो ध्यान दो फॉर्मेटिंग पे। बैच का प्रॉफिट पूछा तो आप देखो कितनी बैचेस है, और ओवरऑल बोला तो फिर एक टोटल का कॉलम भी बना। 3 महीने का काम है, 3 महीने का डेटा आपको देखा। जनवरी में हमने जो बैच बनाई उसमें 1250 यूनिट बनाए, फरवरी में 1500 और मार्च में 1000 यूनिट्स बनाए। उसमें कितना मटेरियल लगा और कितना लेबर लगा ये एक्चुअल है, ठीक है, लिखा हुआ उधर मटेरियल एंड लेबर आर रिकॉर्डेड एट एक्चुअल। लेकिन ओवरहेड्स कितना चार्ज करना है वो तो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन रेट कितनी आती है हर घंटे का, हर पर आवर का कितना, 2 रुपए ना, 2 रुपए 3 रुपए नीचे लिखा हुआ देखो, नहीं वो तो वेजेस है। लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर आवर, लेबर इज पेड, वर्कर इज पेड, वेज रेट उधर लिख दो, वेज रेट। लेबर इज पेड 2 रुपए पर आवर। The other details are for the month of January overheads incurred is 12,000 and total labor hours is 4,000। तो बताओ जनवरी महीने का एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा फिर, 3 रुपए पर आवर, राइट। फिर फरवरी में 9,000 रुपए का हमारा खर्चा हुआ है और 4,500 घंटे काम हुआ है, 2 रुपए। अब ये जो अब्जॉर्प्शन रेट मिला ये आप कहाँ चार्ज करोगे, एक एक बैच में, हर बैच में। जैसे हमारा जनवरी का रेट है 3 रुपए पर आवर, तो हमने जनवरी में जहां जहां भी काम किया होगा, जितना जितना आवर्स जहां काम करेंगे उतना एक घंटे के पीछे 3-3 रुपए ऐड करते हैं। तो आप मुझे अभी सोच समझ के बताओ कि ये जो जनवरी की बैच है जिसमें हमने 1250 यूनिट बनाए हैं,
उसमें कितना आवर्स काम हुआ है, वो बैच कंप्लीट करने में कितने आवर्स काम हुआ है जनवरी वाली बैच में? हर कोई आंसर ला सकता है, प्लीज थोड़ा लॉजिकली सोचने का, डरने का नहीं, आंसर निकालो। आवर्स पूछ रहा हूँ। अरे वो जो लेबर आवर्स दिए हुए हैं ना ऊपर नीचे 4000, वो बैच के लिए थोड़ी है, वो पूरे जनवरी महीने का है। मुझे बैच के लिए बताओ। जनवरी वाली बैच जो हमने बनाई उसमें कितने आवर्स काम हुआ है? 1250। कितने आवर्स? अरे लेबर कॉस्ट देखे रखा है 2500, और हम वर्कर्स को 1 घंटे का कितना देते हैं? तो 2 रुपए के हिसाब से आपने 2500 रुपए वेजेस पे किया है, कितने घंटे काम किया होगा वर्कर्स ने? 1250। दिख रहा है उधर क्लियरली? समझा क्या? नाउ डू द सेम थिंग फॉर फेब्रुवरी, 1500 घंटे, और मार्च में 1000 घंटे। तो जितने जितने आवर्स बैच पे काम हुआ है इनटू वो जो एब्जॉर्प्शन रेट दिख रहे हैं नीचे, 3 घंटे, 3 रुपए, 2 रुपए, और वो चार्ज करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर नीचे लिखा हुआ है कि जनवरी में 4000 घंटे काम हुआ है, और यहाँ पे खाली 1250 आवर्स ही आ रहा है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। ये तो खाली एक बैच के लिए है ना, ऐसे इस महीने में और भी बैचेस बन रही होंगी, तो 4000 में से बाकी जो बचे 2750 घंटे, तो कहीं और काम हुआ होगा। समझ में आया क्या? आपको वो नहीं जानने का, आपको ये जानना है कि इधर जो काम हुआ है उसका कितना खर्चा है। तो आप पर आवर रेट निकाल लो, और जितने आवर्स काम हुआ है मल्टीप्लाई कर लो, और उतना उस बैच के ऊपर अब्जॉर्ब करो। अरे समझ में आया क्या? एब्जॉर्प्शन रेट निकालना इजी है। फिर ये वाला रेट हम लोग इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे 1250 रुपये इंटू 3 घंटे, सॉरी 1250 घंटे इंटू 3 रुपये, 3000। हाँ, ये हम लोग जनवरी की बैच में ऐड करते हैं, जितना आवर्स काम हो रहा है इंटू 3 रुपये। फिर फेब्रुवरी में क्या करोगे? 1000, 1500 इंटू 2, 3000 रुपये फेब्रुवरी वाली बैच में ऐड करोगे। फिर मार्च की बैच में 1000 घंटे इंटू 3 रुपया, 3000 रुपये मार्च की बैच में ऐड करोगे। समझा आपको? अब देखो हमारा ये 12000 का खर्चा हुआ है, कितना? लेकिन उसमें से खाली 3750 रुपये ही यहाँ पे चार्ज हो रहा है, तो सर बाकी के खर्चे कहाँ? तो बाकी जहाँ दूसरी जगह आपने काम किया होगा वहां से रिकवर करोगे, एक ही पूरा खर्चा एक ही जगह थोड़ी रिकवर करना है, सबसे रिकवर करना है ना। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग डिपार्टमेंटल डेटा फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन रेट। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो, बैच कॉस्ट शीट फॉर बैच कॉस्ट शीट फॉर ईच बैच। क्वेश्चन नंबर क्या है? बैच कॉस्ट शीट फॉर ईच बैच। अब आप बनाओ पर्टिकुलर्स और 4 कॉलम। बैच पहला जनवरी वाली बैच है, फिर फरवरी, फिर मार्च, और क्योंकि ओवरऑल भी जानना है इनको, तो टोटल। ठीक है, सबसे पहले लिख दो बैच आउटपुट। बैच आउटपुट मतलब हम एक बैच में कितने यूनिट्स बना रहे हैं, फटाफट लिखो, क्वेश्चन में से नंबर उठाओ।
जनवरी में कितने यूनिट्स हैं एक बैच में? सेम फरवरी और फिर मार्च में वैसे ही उनके नंबर ऑफ यूनिट्स लिख दो और लास्ट में टोटल करके लिख दो। देन अभी सेल्स, अच्छा सॉरी एक सेकंड, सेल्स तो ढूंढना है ना अपने को, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ढूंढना है, खर्चा दिया होगा तो सबसे पहले लिखो डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, फिर प्राइम कॉस्ट, फटाफट लिखो। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब, क्या लिखोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब। और कोई खर्चा तो है नहीं, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये आ गया सेल्स। और सेल्स आने के बाद आपको क्या पूछा था? देखो उसमें पूछा क्या है, यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट। हाँ, तो ये जो ऊपर प्रॉफिट मिला है ना, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके हम लोग प्रॉफिट पर यूनिट ढूंढ। हमारे एक बोर्ड लगा दे रहे हैं, हमारे एक बोर्ड लगा दे, यहाँ पे हॉर्न बजाना मत। फ्रस्ट्रेशन में बना। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे अभी।
चलो ये वर्किंग नोट पहले देख लो, फिर ओवरहेड्स का खर्चा उसमें रखते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च बजटेड ओवरहेड्स आपके सामने है। कितना है जनवरी में? 12,000। 12,000 है ना? हाँ। व्हाट इज बजटेड लेबर आवर्स? 4,000। तो डिवाइड करके व्हाट इज एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर? 3 रुपीज। इज दैट क्लियर? फिर अब मुझे चाहिए एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क। अब ये आपको हर बैच के सामने वो लेबर कॉस्ट जो दिया हुआ है ना, 2,000, 2,500, 3,000 जो भी है, वहां से आपको निकालना है। तो पहले महीने में कितना है? 1250 आवर्स। नेक्स्ट मंथ 1,500 आवर्स। और उसके अगले महीने में 1,000 आवर्स। अभी आपको मिल जाएगा अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे आएगा? मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो इट इज 1 into 2। समझ में आया आपको? चलो इस तरह से फटाफट इसको, तो ये हमने समराइज एकदम अपना वर्किंग नोट खत्म कर लिया इसमें। बता दो अमाउंट कितना आ रहा है? 3,750, 3,000 और 3,000, राइट? ये हम लोग इधर कॉस्ट शीट में रखेंगे। टाइम कॉस्ट कितना आया हुआ है? 8,750 बराबर 12,000, 7,000, 12 and 7 बराबर है क्या ये? पक्का? हाँ अभी इसको ऐड कर लो प्लीज, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। पहला वाला 12,500, 15,000, 10,000। ओवरऑल क्या कितना? 37,500। अब प्रॉफिट नहीं, आपके पास सेल्स है शायद। एक यूनिट कितने में सप्लाई करना है? 15 रुपये में। तो सेल्स एट द रेट 15 रुपीज पर यूनिट। आपको हर बैच जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो कितने में बिकेगी, कितने का गुड्स है वो, ये मालूम पड़ जाएगा। तो पहला में तो अपना आउटपुट कितना था? 1250 इंटू 15 करो, 18,750 का गुड्स है, इतने में सेल करेंगे, कॉस्ट 12,500 है, तो प्रॉफिट बताओ कितना? फिर 6 2, और इसको पर यूनिट में कन्वर्ट भी कर लो, 5 रुपए। चलो नेक्स्ट बैच 1,500 यूनिट है क्या? 1,500 यूनिट इंटू 5 रुपये, 15 रुपीज, 22,500, 15,000 की कॉस्ट, तो इधर बचा 7,500 का प्रॉफिट। और उसको डिवाइड बाय 1,500 कर लो, इधर भी 5 रुपए। नेक्स्ट मंथ 15,000 ना, ये हो जाएगा 5,000। 5,000 का प्रॉफिट और 1,000 यूनिट्स, इधर भी 5 रुपए। तो हर महीने ऑन एन एवरेज हम लोग पर यूनिट कितना कमा रहे हैं? 5 रुपए।
इसके लिए हमारा ओवरऑल भी देखोगे ना तो एवरेज जो आएगा वो 5 रुपये ही आएगा, क्योंकि ओवरऑल यूनिट्स कितने हो गए 3750, और 3750 इंटू 15 कर लो, 56,250, प्रॉफिट निकाल लो टोटल 18,750। तो ये हर बैच का आ गया। लास्ट में आपको बोला है ओवरऑल प्रॉफिट फॉर 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट से कितना कमाएंगे आप? 3000, 3000 इंटू 5 रुपए पर यूनिट, 15,000 रुपीज। क्योंकि ये जो आपको ओवरऑल दिख रहा है ना टोटल, वो 3750 के लिए। और क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, ऑर्डर तो अपने पास 3000 का ही है ना, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसका क्या, वो कहीं और बेचेंगे अपन, इधर तो 3000 ही है। ये समझ में आया क्या तुमको? मेन कैलकुलेशन यहाँ भी कौन सी थी, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। वर्किंग नोट लिखना है ना अभी, ये लिख दो।